डीप डाइव के एक नए और ज़बरदस्त सेशन में खुशामदीद। शुक्रिया। और आज का टॉपिक वाकई बहुत अहम है। बिल्कुल। आज हम जिस टॉपिक का तफसीली जायजा ले रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी जिंदगी, हमारी कामयाबी और यानी नाकामियों को हैंडल करने के तरीकों से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। आज हमारी डिस्कशन का फोकस एक बहुत ही गेम चेंजिंग किताब है, कैरल एस ड्वेक की माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। बहुत ही जबरदस्त किताब है। हाँ, और हमारा मकसद इन सोर्सेज से वो ऐसी बातें निकालना है जो ये समझने में मदद करें कि हमारा दिमाग मुश्किलात को देखता कैसे है, और असल में कामयाबी का राज किसी पैदाइशी टैलेंट में नहीं बल्कि हमारी जहनियत में छुपा है। सही। कि हम जिंदगी में कितने आगे जाएंगे। देखें, इस टॉपिक की अहमियत सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम यहाँ बैठकर कोई पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। असल मुद्दा यह है कि हमारी ये जो सोच है ना, ये हमारी एक्चुअल एबिलिटीज को, हमारी सलाहियतों को किस तरह मुतासिर करती है। हमारी जहनियत ही ये फैसला करती है कि हम चैलेंजेस से भागेंगे या उनका सामना करेंगे। राइट। जब किसी को ये समझ आ जाए कि सलाहियतें कोई ऐसी चीज नहीं जो बस पैदाइश के वक्त फिक्स हो गई हो, तो सीखने का पूरा प्रोसेस ही बदल जाता है। तो यहाँ सबसे पहला और बेसिक सवाल ये पैदा होता है सुनने वालों के लिए कि क्या वाकई जहानत किसी पत्थर पर लिखे लकीर की तरह है, यानी जिसे बदला नहीं जा सकता, या इसे लगन और मेहनत से बढ़ाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? इसे समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट की डिटेल में चलते हैं जो 10 साल के बच्चों पर किया गया था। इन बच्चों को बाकायदा पजल्स हल करने के लिए दिए गए थे। शुरू में पजल्स आसान थे और फिर उन्हें जानबूझकर मुश्किल पजल्स दिए गए। अब लॉजिकली सोचें तो कोई भी बच्चा मुश्किल सवाल देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। आमतौर पर यही होता है। लेकिन यहाँ कुछ बच्चों का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने मुश्किल पजल्स को देखकर घबराने के बजाय अपनी कुर्सी आगे की, हाथ मलते हुए बड़े जोश से कहा, मुझे चैलेंज पसंद है। हाँ, ये वाकई। यहाँ तक कि एक बच्चे ने तो मुस्कुराते हुए कहा, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये टास्क मालूमाती होगा। मतलब 10 साल का बच्चा नाकामी के डर को कंप्लीटली इग्नोर करके उसे एक तोहफे के तौर पर देख रहा है। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ जो बात हैरान कुन है वो ये है कि हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़हनियतें हैं जो इन बच्चों के इन्हीं रिएक्शन से वाज़िया होती हैं। अच्छा। पहली ज़हनियत को हम फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। इस माइंडसेट के लोग, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, ये समझते हैं कि उनकी एबिलिटीज फिक्स हैं, या तो उनमें टैलेंट है या नहीं है। यानी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है उनके लिए। एग्जैक्टली। और अगर उनसे कोई गलती हो जाए या वो किसी पजल में फेल हो जाएं, तो उन्हें लगता है कि बस उनकी जहानत पर सवाल उठ गया है। दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, जो उन बच्चों का था। मेहनत को मेहनत, लगन और नए तरीके आजमाने से ग्रो किया जा सकता है। इन बच्चों को फेल होने का डर नहीं था, क्योंकि उनके लिए मुश्किल पजल का मतलब ये नहीं था कि वो बेवकूफ हैं, बल्कि इसका मतलब था कि उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही। मतलब फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए हर टेस्ट उनकी काबिलियत का आखिरी फैसला होता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। 100%। और यहाँ पर एल्फ्रेड बिने का जिक्र करना जरूरी है। बिने वो शख्स था जिसने आईक्यू टेस्ट बनाया था। ओह अच्छा। आजकल लोग आईक्यू टेस्ट को एक फाइनल वर्डिक्ट के तौर पर देखते हैं कि भाई इसका आईक्यू तो इतना ही है। लेकिन बिने का असल मकसद कभी भी बच्चों की फिक्स जहानत को मापना था ही नहीं। वाकई? हाँ, उसने ये टेस्ट इसलिए बनाया था ताकि उन बच्चों की निशानदेही की जा सके जिन्हें स्कूल्स में एक्स्ट्रा तालीमी मदद की जरूरत थी। बेनेट का अपना ये मानना था कि प्रैक्टिस से जहानत बेहतर की जा सकती है। ये सच में बहुत डीप पॉइंट है। हमने तो आईक्यू टेस्ट का मकसद ही उलट दिया है। बिल्कुल। और इस चीज का प्रैक्टिकल असर देखना हो तो हांगकांग यूनिवर्सिटी की वो स्टडी बहुत फिट बैठती है यहाँ पर। वहाँ पर तमाम क्लासेस और एग्जाम्स इंग्लिश में होते हैं, लेकिन बहुत से नए आने वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं होते। तो यूनिवर्सिटी ने सोचा कि इन नए स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक इंग्लिश बेहतर करने का कोर्स ऑफर किया जाए। अब लॉजिकली तो सबको ये कोर्स लेना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल माइंडसेट थियरी के मुताबिक आया यहाँ। एग्जैक्टली। जिन स्टूडेंट्स का ग्रोथ माइंडसेट था उन्होंने फौरन हामी भर ली, क्योंकि उन्हें अपनी इंग्लिश बेहतर करने का चांस मिल रहा था। लेकिन जिनका फिक्स माइंडसेट था, उन्होंने इनकार कर दिया होगा।
बिल्कुल। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने ये कोर्स लिया तो सबको पता चल जाएगा कि उनकी इंग्लिश वीक है। उन्होंने कुछ नया सीखने के बजाय अपनी खामियां छुपाने को तरजीह दी। ये बहुत ही क्लासिक फिक्स्ड माइंडसेट बिहेवियर है। और अगर हम इस फर्क को बायोलॉजिकली देखना चाहें तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक ब्रेन वेव लैब का एक्सपेरिमेंट इसे बिल्कुल क्लियर कर देता है। अच्छा, उन्होंने क्या किया? वहां साइंटिस्ट्स ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के दिमाग की वेव्स को मॉनिटर किया जब वो कुछ सवालात के जवाब दे रहे थे। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को बताया जाता था कि उनका जवाब सही है या गलत, तो उनके दिमाग की वेव्स बिल्कुल पीक पर होती थीं। यानी उन्हें सिर्फ रिजल्ट से गर्ज थी। उन्हें सिर्फ इस फैसले से गर्ज थी कि उनकी सलाहियत को कैसे जज किया जा रहा है। लेकिन अगर उन्हें उस गलती को ठीक करने की एक्सप्लेनेशन दी जाती थी तो उनका दिमाग बिल्कुल शट डाउन हो जाता था। उन्हें मालूमात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ग्रोथ माइंडसेट वालों का रिएक्शन इसके उलट था। एग्जैक्टली उनका दिमाग उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होता था जब उन्हें मालूमात दी जा रही होती थी कि उन्होंने गलती कहाँ की और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम नाकामी और मेहनत के इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में देखते हैं ना, तो इन दोनों माइंडसेट्स का जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। बिल्कुल। में खेल रहे थे। एक गेम में उन्होंने ग्राउंड पर गिरी हुई बॉल उठाई और भागना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो एक्साइटमेंट में गलत सिमत में दौड़ गए और दुश्मन टीम को स्कोर दे बैठे। ओह, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर था। नेशनल टेलीविजन पर लाखों लोग ये देख रहे थे। ये किसी की भी जिंदगी का सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो सकता था। आमतौर पर इस तरह की गलती के बाद तो कोई शख्स दिमागी तौर पर ग्राउंड में वापस आ ही नहीं सकता। लेकिन मार्शल ने टूटने के बजाय इसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने इस नाकामी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। दूसरे हाफ में वो वापस गए और अपनी टीम को मैच जितवा दिया। ये होती है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। और इसकी बिल्कुल बरअक्स दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे पास फ्रेंच शेफ बर्नार्ड लोइजो की मिसाल है। मिस्वा एक बहुत ही मशहूर और कामयाब शेफ थे। उनका रेस्टोरेंट दुनिया के उन गिनताई के चंद रेस्टोरेंट्स में से एक था जिन्हें गाइड मिशलिन की तरफ से 3 स्टार्स मिले हुए थे। लेकिन एक दिन उनकी रेटिंग कुछ पॉइंट्स गिर गई और अफवाहें फैलने लगीं कि शायद मिशलिन भी उनका 1 स्टार कम करने वाला है। सिर्फ अफवाहें थीं। हाँ, ज्यादातर। लेकिन इस मामूली सी नाकामी के डर ने उन्हें इतना मेंटली तोड़ दिया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये बहुत अफसोसनाक है। ये फिक्स माइंडसेट की एक्सट्रीम और संजीदा मिसाल है। फिक्स माइंडसेट में नाकामी कोई इवेंट या एक्शन नहीं रहती, ये सीधा इंसान की आइडेंटिटी बन जाती है। यानी फेलियर एक एक्शन नहीं, आइडेंटिटी बन गया उनके लिए। बिल्कुल। और इस फिक्स्ड माइंडसेट की एक और आदत है बहाने बनाना। जैसे टेनिस स्टार जॉन मैकेनरो थे। वो हमेशा अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डालते थे। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी आवाज। हाँ, उनका तो एक मशहूर वाकया है सॉडस्ट पर इल्जाम लगाने का। एग्जैक्टली। इसके बरक्स जी के सीईओ जैक वेल्च को देखें। जब उनकी कंपनी में किडर पीबीडी का बड़ा स्कैंडल सामने आया तो उन्होंने इल्जाम डालने के बजाय जिम्मेदारी खुद कबूल की। यही फर्क है। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स या कॉर्पोरेट दुनिया तक महदूद नहीं। साइकोलॉजिकल स्टडीज दिखाती हैं कि डिप्रेशन के दौरान भी ये माइंडसेट्स अलग बिहेव करते हैं। वो कैसे? जब फिक्स माइंडसेट वाले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स शदीद उदासी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स शदीद उदासी के बावजूद अपने मसाइल का सामना करते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। ये वाकई हैरत अंगेज है। इससे मुझे नाजिया सलर्नो सोनेनबर्ग की मिसाल याद आ रही है। मशहूर वायलिनिस्ट थीं। हाँ, जो बचपन में प्रोडिजी थीं। बिल्कुल, वो प्रोडिजी थीं। लेकिन जब वो जूलियट गईं तो अपनी खामियों को ठीक करने के बजाय कोशिश करने से घबराती थीं, क्योंकि उनका फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें बताता था कि मेहनत करने का मतलब है कि आप में पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये जो पैदाइशी टैलेंट का तस्वुर है ना, स्पोर्ट्स और आर्ट्स में, इसे हम द मिथ ऑफ द नेचुरल कहते हैं। ये तस्वुर बहुत आम है कि जो सच में अजीम होते हैं वो बस पैदाइशी तौर पर ही परफेक्ट होते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल। मनी बॉल स्टोरी इसकी बहुत बड़ी प्रूफ है। बिली बीन वाकई फिजिकली एक पैदाइशी टैलेंट था, लेकिन नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जबकि लेनी डाइक्स्ट्रा के पास टैलेंट कम था पर जहनियत मजबूत थी।
बीन ने बाद में इस ज़हनियत को पहचाना और अपनी टीम को कम बजट में कामयाब बनाया। और इस पैदाइशी टैलेंट के झूठ को तोड़ने के लिए मोहम्मद अली से बेहतर क्या मिसाल होगी। लोग अली को फिजिकली एक परफेक्ट बॉक्सर समझते हैं, लेकिन अली का जिस्म आम हैवीवेट चैंपियंस जैसा नहीं था। सही। जब सॉनी लिस्टन के खिलाफ उनका मुकाबला तय हुआ तो अली ने लिस्टन को अपनी जिस्मानी ताकत से नहीं हराया, बल्कि अपने दिमाग और ज़हनियत से हराया। एग्जैक्टली। अली ने मुकाबले से पहले ही लिस्टन की नफ्सियात को पढ़ना शुरू कर दिया था। और इस मेहनत की एक और बड़ी मिसाल माइकल जॉर्डन है। मतलब उन्हें हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। कोई भी फिक्स्ड माइंडसेट वाला लड़का गेम छोड़ देता, लेकिन उनकी लगातार मेहनत और ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें अजीम तरीन खिलाड़ी बनाया। बिल्कुल। चाहे बेब रूथ हो या विल्मा रूडोल्फ, जो पोलियो का शिकार होने के बावजूद फास्ट रनर बनी, या जैकी जॉयनर कर्सी, इन सब ने ठोकर खाकर सीखने के अमल से खुद को अजीम बनाया। इससे कैरेक्टर का एक नया पहलू सामने आता है। खिलाड़ी का किरदार नाकामी के वक्त प्रेशर हैंडल करने में दिखता है। बेसबॉल में पेड्रो मार्टिनेज एक बहुत काबिल खिलाड़ी थे, लेकिन मैच हारने के बाद गुस्से में आकर दुश्मन टीम के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। ये फिक्स्ड माइंडसेट की नाकामी से निपटने की सलाहियत का ना होना है। और इसके मुकाबले में पीट सैम्प्रस। हाँ, सैम्प्रस ने हार के करीब आकर भी पैनिक करने के बजाय अपनी पिछली कामयाबियों को याद किया और खुद को संभालकर जीत हासिल की। तो इस सब का मतलब क्या है? यानी हम इसे एजुकेशन में या आम जिंदगी में कैसे देखते हैं? एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है जॉर्ज डेंजिक का। हाँ, मैथमेटिक्स वाले। बिल्कुल। वो क्लास में लेट पहुंचे, ब्लैक बोर्ड पर लिखे 2 मसलों को होमवर्क समझकर हल कर दिया, और बाद में पता चला कि वो असल में रियाजी के नाकाबिल हल मसले थे। उनके दिमाग में कोई फिक्स्ड बैरियर नहीं था, इसीलिए उन्होंने हल कर दिए। एग्जैक्टली। एजुकेशन में असातिज़ा का किरदार बहुत अहम है। मार्वा कॉलिंस और खैमे एस्कलांटे की अजीम कोशिशों को देख लें। इन्होंने नाकाबिल समझे जाने वाले बच्चों और ख़राब तरीन स्कूल्स के तलबा को कॉलेज लेवल का कैलकुलस और शेक्सपियर पढ़ाया। ये वाकई मौजिज़ा लगता है। बल्कि बेंजामिन ब्लूम की तहकीक साबित करती है कि दुनिया का कोई भी आम इंसान मुनासिब हालात में कुछ भी सीख सकता है। और हमें लगता है कि फ़नून लतीफ़ा यानी आर्ट तो टोटली गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन ड्राइंग भी सिखाई जा सकती है। बिल्कुल सिखाई जा सकती है। बेटी एडवर्ड्स की ड्राइंग क्लास की मिसाल देखें, जहां आम लोगों ने 5 दिन में अजीम शान पोर्ट्रेट्स बनाना सीख लिए। और जैक्सन पॉलिक की मिसाल देख लें। वो पैदाइशी आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन अपनी दीवानगी और मेहनत की वजह से अजीम पेंटर बना। सही बात है। यहाँ एक अहम पॉइंट है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सवाल ये पैदा होता है कि हम बच्चों की तारीफ कैसे करते हैं। आईक्यू टेस्ट के उस तजर्बे को देख लें जहां बच्चों की जहानत की तारीफ की गई तो उन्होंने नए चैलेंज लेने से इनकार कर दिया। हाँ, और मैं पढ़ रही थी कि 40% बच्चों ने अपने नंबर्स के बारे में झूठ बोला। एग्जैक्टली। जबकि जिनकी मेहनत की तारीफ की गई थी उनमें से 90% ने नया चैलेंज कबूल किया। एडम गेटल, जो म्यूजिकल थिएटर प्रोडिजी था, उसकी मिसाल भी यही है, जिसकी मुसलसल तारीफ ने उसे खौफ और मंशियात की तरफ धकेल दिया। ये तो हुई तारीफ की बात, लेकिन मनफी स्टीरियोटाइप्स या नेगेटिव लेबल्स भी तो ऐसे ही काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। क्लॉड स्टील की तहकीक के मुताबिक जब खवातीन को बताया जाए कि वो मैथ में कमजोर हैं, तो फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से उनकी कारकर्दगी वाकई गिर जाती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले इन स्टीरियोटाइप्स का सामना बेहतर तरीके से करते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन तलबा ने एडवर्ड कॉल्डवेल III की सख्त तनकीद को भी अपने फायदे और बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। बड़ी बात है। इसी तरह कैलकुलस क्लास में खवातीन ने ग्रोथ माइंडसेट के जरिए अपने बिलोंगिंग के एहसास को बरकरार रखा, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाली खवातीन बददिल हो गईं। क्या जबरदस्त तफसील है ये। तो अगर इस पूरे तफसीली जायजे का निचोड़ पेश किया जाए तो चाहे खेल हो, तालीम हो, फनून हो या रिश्ते, फिक्स्ड माइंडसेट इंसान को बंद गली में ले जाता है जहां सब कुछ साबित करना पड़ता है। सही बात है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट सीखने, गिर कर उठने और लगातार बेहतर होने का रास्ता दिखाता है। और इस इल्म का आम जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारी रोजमर्रा की आदत, हमारे बच्चों की परवरिश और हमारे काम की जगह पर हमारी सोच का तरीका इस बात का तयन करता है कि हम ठोकर खा के टूट जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। आखिर में मैं एक अहम सवाल उठाना चाहता हूं जो थोड़ा इससे आगे की बात है। इस तेज तरीन सोशल मीडिया के दौर में जहां रातों रात वायरल होने और बगैर मेहनत के मशहूर होने को पूजा जाता है, क्या हमारा मुआशरा अनजाने में एक ऐसी नस्ल तैयार नहीं कर रहा जो पूरी तरह फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार है? ये सोचने वाली बात है। अगर अचानक मिलने वाली ये तवज्जो खत्म हो जाए तो इस नस्ल का मुस्तकबिल क्या होगा?
ये वाकई एक बहुत ही सोचे समझे बिना आगे बढ़ने वाली सिचुएशन है। ये एक ऐसी प्रोवोकेशन है जिस पर हमें गौर करना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी सलाहियतों पर नई सोच विचार कर सकें और ग्रोथ के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकें। इस तफसीली जायजे में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। नया सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।